वेलकम व्यूअर्स, मैं रवि कुमार आप लोग का फिजिक्स इजी चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग अभी चैप्टर 1 शुरू किए हैं इलेक्ट्रोस्टैट में, और पिछली कक्षा में हम लोग डायपोल के विषय में पढ़े थे। तो जो भी व्यूअर्स पीछे आप लोग नहीं पढ़े हैं, अगर पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा। पीछे का सभी लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के अक्ष पर यानी कि अक्षीय बिंदु पर केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना यह सीखे थे। एग्जाम के व्यू से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बन रहा है और यह लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आपका बन रहा है। तो हम कोशिश किए थे कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आज का क्लास में आप लोग को बिल्कुल नोट करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, हम केवल समझाने का कोशिश करेंगे। और अगला टॉपिक जो है वह है एक्सियल पॉइंट पे हमने निकाला था, अब निरक्ष पे निकालेंगे, यानी कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे सेम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। और उसके लिए हमको वेक्टर के कंपोनेंट की आवश्यकता होगी। कंपोनेंट निकालना हम आप लोग को 11 में अच्छे से बताए थे, और साथ ही अभी ऑनलाइन भी वेक्टर का क्लास आप लोग का चल रहा है। तो सभी 12 के स्टूडेंट नियम से 11 का वेक्टर का क्लास का वीडियो देखिएगा, और वीडियो हमेशा पूरा देखिए। वह 20-25 मिनट का वीडियो आप लोग 2-3 मिनट में अगर देखिएगा स्किप करके तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे अच्छा नहीं देखिए। क्योंकि साइंस विषय है, यह कोई न्यूज़ चैनल इंटरटेनमेंट का नहीं है कि देख लिए 2-3 मिनट और हो गया आपका काम। हम लोग यहाँ पे सीखने के लिए हैं, और हर दिन थोड़ा बहुत हम लोग सीखते हुए जा रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो कुछ भी बताएंगे हम कंपोनेंट वगैरह को थोड़ा सा हम इसी क्लास में रिवाइज कर लेंगे, और टाइम बचेगा तो कुछ आप लोग को नोट भी करने के लिए देंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग अपना कंपोनेंट वगैरह का रिवीजन करेंगे, यूनिट वेक्टर का रिवीजन करेंगे, और साथ ही आपको एक रफ स्केच बता देंगे कि निरक्ष पे कैसे निकालेगा। दूसरा चीज़ कि पिछला क्लास का वीडियो से आप लोग घबराइएगा नहीं कि काफ़ी लंबा एक्सप्रेशन आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन बहुत कम है, समझो या मैक्सिमम है कि इतना तक आपको काम करना पड़ सकता है। बाकी सारा टॉपिक फिर इससे नीचे ही आएगा, सिंपल ही रहेगा। लेकिन लास्ट क्लास का जो रिजल्ट हम निकाले थे अच्छी स्थिति पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, तो उसको आप लोग जितना ज़्यादा हो सके रिवाइज कर लीजिएगा। कम से कम 4-5 बार ज़रूर खुद से वह रिज़ल्ट लाने का कोशिश कीजिएगा। अगला इम्पोर्टेंट बात यह है कि बहुत लोग को जैसे अभी हड़बड़ी हो रहा है कि सर एग्ज़ाम कम है, अगला टॉपिक शुरू कीजिए, अगला चैप्टर शुरू कीजिए। वो लोग इस बात पे ख़ास तौर पे ध्यान दीजिए कि यह जो कल हम बताए हैं आपको अच्छी स्थिति पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का व्यंजक, अगर इसको आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं, जबकि हम चैप्टर 5 का भी काम कर रहे हैं। क्योंकि सेम जैसे ही आप जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल के विषय में पढ़े हैं, आगे आप मैग्नेटिक डायपोल के विषय में पढ़िएगा, और कुछ नहीं वहाँ पे करना है, केवल P के जगह पे M आ जाएगा। उसमें भी अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति, एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का निकालना होगा। यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल है, वहाँ मैग्नेटिक डायपोल, लेकिन लगभग सारा प्रोसेस आपका सेम रहेगा, इसी सेम रिजल्ट का वहाँ पे यूज होगा। तो आप यह मन से भ्रम हटा दीजिए कि अभी हमको चैप्टर 2 ही जानना है, हम चैप्टर 5 का भी काम माइंड में लेके चल रहे हैं। लेकिन हाँ, हम लोग का एक लिमिटेशन है, ऑनलाइन क्लास में समय का भी कमी है और आपका भी एक क्षमता है सीखने का। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, घबराहट है बिल्कुल मन से निकाल दीजिए। हाँ, वीडियो को पूरा देखिए, और चैनल में बहुत सारा फीचर हम ऐड भी किए हैं, लाइक सब्सक्राइब ये सब का ऑप्शन हमको पता नहीं था, तो लैपटॉप पे देखे तो वो सारा फीचर डाले हैं। अब चैनल के लास्ट में आपको सारा प्लेलिस्ट वगैरह भी मिलेगा, और आई बटन हमेशा जब भी स्क्रीन टच कीजिएगा तो आएगा, उसमें शेयर वगैरह का ऑप्शन रहेगा, एक आध प्लेलिस्ट भी रहेगा। तो आप लोग देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को बढ़ाने का भी कोशिश कीजिए।
तो हम लोग काम पे आते हैं। सबसे पहले लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वह आप लोग देख लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिक डायपोल था। इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक डायपोल ले लिया था। डायपोल क्या होता है, परिभाषा वगैरह अच्छा से कर दिए हैं। दो समान परिमाण के विपरीत आवेश को अल्प दूरी पर रखने से जो निकाय बनता है उसे हम विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। अब डायपोल का लंबाई हम बोले थे कि 2L लेते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक L, यहाँ से यहाँ तक L। टोटल लंबाई इसका हो गया 2L। केंद्र मान लीजिए यहाँ बीच में O है। और डायपोल का अक्ष आप लोग को बताए थे कि दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा आपका डायपोल का अक्ष कहलाती है या एक्सिस कहलाती है। और इसको ठीक लंब समद्विभाजक रेखा, जो कि इस पर लंब भी है और इसको दो बराबर भाग में बांटती हुई है, इसको कहते हैं निरक्ष। तो दो लॉन्ग क्वेश्चन आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन रहा था। पहला कि इलेक्ट्रिक डायपोल के अक्षीय स्थिति पर केंद्र से r दूरी पे, तो मान लेते हैं कि केंद्र से r दूरी पे कोई पॉइंट P था। यह दूरी आपका कह रहा है r लेने के लिए, और इस बिंदु P पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना था। हमने कहा था यह -q आवेश के लिए, चूँकि यह निगेटिव है, आकर्षित करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड EA हो गया था, और +q आवेश के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड EB हो गया था। या पॉजिटिव था, रिपेल कर रहा था, तो उस डायरेक्शन में हो रहा था। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिंदु P पे आपका आ रहा था E बराबर EA प्लस EB। तो बहुत लोग को वेक्टर में प्रॉब्लम भी रहता है, इसलिए हम वेक्टर का पार्ट स्किप कर दिए थे। और फाइनल जो रिजल्ट आया था इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r3। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि E का डायरेक्शन वही होगा, अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखे तो E का डायरेक्शन वही होगा जो कि P का डायरेक्शन है। और P का डायरेक्शन क्या है, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताए थे, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। अब इसको अगर आप लोग मान सकते हैं कि यह आपका x एक्सिस है, यह आपका y एक्सिस है, तो x एक्सिस के लॉन्ग अगर यूनिट वेक्टर बताए थे I होता है, इस सब का चर्चा भी कर लेंगे। y एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर j होता है। तो आप यूनिट वेक्टर के फॉर्म में भी इसको लिख सकते थे, मैग्नीट्यूड लिख देते और I से उसमें गुना कर देते। तो यह रिजल्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए भी लागू होगा और फिर मैग्नेटिक डायपोल के लिए भी लागू होगा। तो यहाँ तक हम लोग कर लिए थे काम। अब आज का काम हम लोग को करना था कि जैसे एक्सियल पॉइंट पर निकाले, उसी तरह से अब हम लोग को इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है। तो थोड़ा सा उस चीज़ को भी आप लोग देख लीजिए। तो मान लीजिए कि आपके पास एक डायपोल है, इधर -q चार्ज रख दिए, इधर +q चार्ज रख दिए। यह आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है। केंद्र O ले लिए, यहाँ से यहाँ तक L ले लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक भी L ले लीजिए, यानी डायपोल की कुल लंबाई हमने ले लिया 2L। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि एक्सियल पॉइंट पे तो हम लोग एक्सप्रेशन निकाल लिए 2p/r3। ऑब्जेक्टिव में भी आप लोग को पूछेगा, और ऑब्जेक्टिव में एक दिशा भी पूछेगा। तो दिशा क्या होगा अक्षीय स्थिति पे, तो निगेटिव आवेश से पॉजिटिव, यानी कि जो डायपोल मोमेंट का दिशा है वह इलेक्ट्रिक फील्ड का भी दिशा है। तो इस चीज़ का खास ख्याल आप लोग को रखना है। आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जैसे क्वेश्चन कहेगा कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पे केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E, विद्युत क्षेत्र E निकालना है, लेकिन अब एक्सियल पॉइंट पे नहीं निकालना है, निरक्ष पे। तो आपको पता है कि यह आपका क्या हो गया, तो यह लाइन आपका हो गया निरक्ष। ठीक।
ठीक है। तो अब केंद्र से जैसे इधर एक्सिस पे r दूरी पे पॉइंट लिए थे, तो केंद्र से हम निरक्ष पे भी r दूरी पे एक पॉइंट मान लेते हैं कि यह पॉइंट आपका P है, और यह P कहाँ पे है, निरक्ष पे है, और यह केंद्र से यह दूरी कितना है आपका, तो यह दूरी r है। नोट करने का भी कोई टेंशन नहीं लेना है, केवल आज के क्लास में समझ लीजिए, फिर आसानी से हम लिख देंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इस बिंदु P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का व्यंजक निकालना है, यानी विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पे केंद्र से r दूरी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमको प्राप्त करना है। तो सेम वही कंडीशन है, एक माइनस क्यू के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होगा, दूसरा प्लस क्यू के कारण होगा। तो यहाँ पे अगर माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखिएगा, तो यह किस दिशा में होगा, तो यह क्या होगा, तो निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव को आकर्षित करेगा। तो यह विद्युत क्षेत्र को अगर इसका नाम हम दे देते हैं ए बी डायपोल का, तो इसको मान लीजिए कि यह हो गया ई ए। तो ई ए किसके कारण हुआ, माइनस क्यू आवेश के कारण हुआ। ठीक उसी तरह से यह पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो यह किस दिशा में आपका लगेगा, तो यह प्रतिकर्षण करेगा, इसको मान लेते हैं हम लोग ई बी। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, सबको पता है। तो इस माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ई ए हो रहा है, इस प्लस क्यू के कारण ई बी, और दिशा आपको पता है कि ई ए का दिशा किस ओर है, पी ए की तरफ है, जबकि ई बी का दिशा किधर है, बी पी की तरफ है, यानी कि यह इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है और यह इसको इधर खींच रहा है। अब इन ई ए और ई बी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी अगर हमको लिखना होगा तो ई बराबर होगा ई ए प्लस ई बी। लेकिन अब ई ए और ई बी चूंकि सदिश राशि है, आपको इसको जोड़ने के लिए वेक्टर का पता होना चाहिए, वेक्टर अलजेब्रा का पता होना चाहिए। यहाँ पे हम कंपोनेंट का यूज लेंगे। इस तरह से यह एक्स एक्सिस इसको मान लीजिए जो कि डायपोल का अक्ष है, तो इसके समांतर एक रेखा यहाँ पे हम लोग खींच रहे हैं, ठीक है। अब अगर यह एंगल आपका थीटा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और साथ ही इस एंगल को भी आप लोग थीटा लीजिएगा, तो ये एंगल भी आपका थीटा है, यानी कि यह आपका ई ए और ई बी, ठीक है। तो ई ए और ई बी का हमको सदिश योग निकालना है। दोनों का अगर हम लोग वेक्टर सम कर लेंगे तो आसानी से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ई का एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। और एक का इस ई बी का वाई कंपोनेंट ऊपर की ओर जाएगा, ई ए का नीचे की ओर आएगा, दोनों का वाई कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा और दोनों का एक्स कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आपका आएगा, जो कि ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा। तो केवल रफ अभी समझने के लिए लिख रहे हैं, इसको उतारने का कोशिश नहीं कीजिएगा। मेरा पॉइंट केवल यही करना है कि अगर कंपोनेंट थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं तो आसानी से यह समझ में आ जाएगा। और फिर इसके बाद यह चैप्टर लगभग ख़त्म ही हो रहा है, थोड़ा सा टेस्ट पेपर वगैरह का हम व्यवस्था करेंगे आप लोग के लिए, और फिर अगला चैप्टर गॉस लॉ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उस पर भी जाएंगे। तो इसको अभी हम मिटा दे रहे हैं आप लोग को, केवल हम समझाना चाह रहे थे कि वेक्टर का कंसेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं और यह बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप लोग को समझ में भी आ जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम लोग वेक्टर के विषय में, वेक्टर का कंपोनेंट क्या होता है बता चुके हैं आप लोग को। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लीजिए और नोट करने का ज़रूरी नहीं है, क्लासरूम में बोर्ड पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो मान लेते हैं इस तरह से यह आपका कोऑर्डिनेट फ्रेम है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये दोनों एक्सिस तो बोर्ड के फ्रेम में आ गया। तीसरा हम कहते हैं जेड एक्सिस है, जिसको कि डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, और इसका मतलब है कि यह क्या है, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस तरह से आर पार जा रहा है। आप लोग को बताया है कि एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर
आई लेते हैं, वाई एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर जे लेते हैं और जेड एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर के लेते हैं। यूनिट वेक्टर को हिंदी में कहते हैं इकाई सदिश। तो इकाई सदिश का मतलब ही है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। आई का मैग्नीट्यूड पूछेंगे क्या है, 1 है। जे का क्या है, 1 है। के का क्या है, 1 है। तो इकाई सदिश वैसा सदिश है जिसका परिमाण 1 है और उसमें केवल क्या है, दिशा है। तो आई अगर यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है तो आप समझ जाएगा कि इस पे आई जो है वह एक्स एक्सिस की दिशा बता रहा है। बुक में इसको आई कैप लिखता है, इस तरह से तीर का चिन्ह भी हम लिखते हैं, तो उससे आपको घबराना नहीं है। उसी तरह से जे को आप देखिएगा बुक में जे कैप लिखे हुए, के को इस तरह से के कैप, जो कि यूनिट वेक्टर का पहचान है। तो यूनिट वेक्टर पे काफ़ी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं, थोड़ा सा भी रिवीजन के लिए बता दिए। तो अगर आई है इसका मतलब यह एक्स एक्सिस की दिशा बता रहा। अब कोई वेक्टर है, मान लो उसका मैग्नीट्यूड 5 है और उसमें आप यूनिट वेक्टर आई से गुना कर दिए, मतलब क्या हो गया कि वह 5 इकाई उसका परिमाण हो गया और दिशा क्या हो गया, एक्स एक्सिस की ओर। उसी तरह से कोई वेक्टर 4 है, उसमें जे कैप से गुना कर दिए, मतलब उसका परिमाण 4 हो गया और दिशा क्या हो गया, वाई एक्सिस की ओर। उसी तरह से अगर 4 है, के से गुना कर दिए, मतलब क्या हो गया कि उसका मैग्नीट्यूड 4 है और दिशा किधर है, जेड एक्सिस की ओर। या इस तरह से भी आप लोग दिखा हुआ देखते होंगे कि कोई वेक्टर ए बराबर है 2i + 3j + 5k, इस तरह से अगर देखते तो यह एक्चुअल में क्या है कि वेक्टर ए को 3 कंपोनेंट में तोड़ दिया है। आई एक्स कंपोनेंट है, जे वाई कंपोनेंट है और के जेड कंपोनेंट है। मतलब एक्स एक्सिस की ओर 2 यूनिट, वाई एक्सिस की ओर 3 यूनिट, जेड एक्सिस की ओर 5 यूनिट। तो यह सब हम चर्चा किए थे। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपको कहता है तो यह क्या हो जाएगा, तो √2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में जो मेन हम सिखाना चाह रहे हैं आप लोग को, उसको देख लीजिए। तो मान लीजिए कि इस तरह से आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ओरिजिन है, और कोई एक वेक्टर हम ले लेते हैं, माया वेक्टर ए है। ध्यान से देखिएगा। तो अब यह जो वेक्टर ए है इसका कुछ कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी है, कुछ वाई, यानी वेक्टर ए को जो अगर बोर्ड के प्लेन में है, बोर्ड के तल में है, तो इसको हम 2 कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरा दिए और यहाँ से वाई एक्सिस पे भी एक परपेंडिकुलर गिरा दिए। तो यह जो भाग आपका एक्स एक्सिस के लॉन्ग आया, इसको कहेंगे एक्स कंपोनेंट, सिंबल लिख देते हैं इस तरह से एक्स। उसी तरह से यह जो भाग वाई एक्सिस की ओर गया, इसको कह देंगे हम वाई कंपोनेंट ए वाई। तो किसी भी वेक्टर को हम 3 कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। चूंकि जेड एक्सिस बोर्ड के परपेंडिकुलर है, उसका कंपोनेंट यहाँ पे 0 हो रहा है। और वेक्टर ए को कंपोनेंट के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो इस तरह से लिखिएगा, ए एक्स आई + ए वाई जे + ए जेड के। यहाँ पे जेड कंपोनेंट आपका 0 है तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं। मेन चीज़ हमको सीखना है यहाँ पे कि ए एक्स का वैल्यू कितना होगा और ए वाई का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो कंपोनेंट निकालने में हमेशा बताए थे कि कोई भी कंपोनेंट रहेगा, सबसे पहले आंख मूंद के आप उसका मैग्नीट्यूड लिखिएगा। जैसे ए एक्स है या वेक्टर ए है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ए हो गया। और हमेशा उसके बाद क्या लेते हैं, कोसाइन एंगल लेते हैं, यानी कि ए कॉस। अब अगर यह वेक्टर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा था और हमको कौन कंपोनेंट लेना है, ध्यान दीजिए, हमेशा यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक्स कंपोनेंट लेना है, तो एंगल किससे लेंगे, एक्स एक्सिस से लेंगे। तो ए एक्स हो गया ए कॉस थीटा। अब इसी वेक्टर ए का यदि हमको वाई कंपोनेंट निकालना है तो वाई कंपोनेंट जब भी निकालना है तो एंगल कहाँ से नापेंगे, वाई एक्सिस से, यानी कि यह एंगल हमको
चाहिए। तो चूंकि यह 90 डिग्री है, यह थीटा है, यह कितना बचा 90 माइनस थीटा। तो यह आपका हो गया a cos 90 माइनस थीटा, जिसको कि लिख दीजिएगा a sin थीटा। ध्यान से देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, यह कंपोनेंट समझ में आएगा तभी वह एक्सप्रेशन भी आप लोग को समझ में आएगा। तो अगर वेक्टर a है, जैसे कि आपका वेक्टर a था, तो इसका x कंपोनेंट क्या हो गया ax, तो a हमेशा कोसाइन एंगल ही लेना है, और x कंपोनेंट है तो एंगल कहाँ से नापिएगा x एक्सिस से। अगर थीटा दिया हुआ है 30-60 कुछ भी रहता तो a cos थीटा हो गया। अब यदि y कंपोनेंट लेना है तो एंगल कहाँ से नापिएगा y एक्सिस से नापिएगा। तो यह थीटा था, यह कितना बचा 90 माइनस थीटा, तो यह क्या हो गया a cos 90 माइनस थीटा, जो कि हो गया a sin थीटा। तो अब वेक्टर a को अगर आप कंपोनेंट के फॉर्म में लिखिएगा तो यह हो गया a cos थीटा i और प्लस a sin थीटा जी। क्लियर है एकदम। तो काफ़ी आप लोग को इस तरह का कुछ प्रैक्टिस भी हम करवाए थे क्लास में, वह भी आप लोग थोड़ा सा एक आध और एग्जांपल देखते हैं। तो मान लीजिए कि इस तरह से हमको दिया हुआ है और एक वेक्टर आपका दे रहा है, मान लीजिए कि यह वेक्टर a है और एक दूसरा वेक्टर इस तरह से दे रहा है, इसको कह रहा है वेक्टर b है। ध्यान से देख लीजिए, इसका भी एंगल कह दिया थीटा है और इसका भी एंगल मान लीजिए थीटा दिया हुआ है। तो यह आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। अब कहेंगे आप लोग को कि ax लिखिए, ay लिखिए, bx लिखिए और by लिखिए। तो कैसे लिखिएगा, अगर ax लिखना है क्या बताया सबसे पहले a का मैग्नीट्यूड क्या हो गया e, हमेशा कोसाइन एंगल ही लिखना है। चूंकि x एक्सिस है, x कंपोनेंट है, तो x एक्सिस से एंगल नापिए, x एक्सिस का यह पॉजिटिव डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक 90 और प्लस थीटा क्या हो गया a cos 90 प्लस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल हो रहा है, सेकेंड में cos क्या हो जाता है निगेटिव, यह क्या हो गया एक मिनट, तो यह हो गया आपका माइनस a sin थीटा। ध्यान से समझ में आ गया होगा कि अगर वेक्टर a था, इसका x कंपोनेंट लिखे तो क्या हो गया a, हमेशा कोसाइन एंगल लेते हैं और एंगल कहाँ से नापेंगे, तो चूंकि x एक्सिस है तो x एक्सिस से 90 प्लस थीटा हो गया a cos 90 प्लस थीटा, जो कि हुआ माइनस a sin थीटा। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगर क्वाड्रेंट में आप लोग को दिक्कत है तो उसके लिए अलग से 11-12 दोनों का क्लास हम रख देंगे। दूसरा, अगर y कंपोनेंट लिखना है तब क्या कीजिएगा, कुछ नहीं, इतना काम तो हमेशा कीजिएगा, मैग्नीट्यूड हो गया a cos। केवल एंगल लिखने में आप लोग को सोचना है कि y कंपोनेंट है, कहाँ से अब एंगल नापिएगा y एक्सिस से नापिएगा। तो y एक्सिस से a पर जा रहे हैं, कितना एंगल बना रहा है y एक्सिस से थीटा, और हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन से नापना है, यह नहीं कि यहाँ से नापने लगे। x एक्सिस से मतलब यह पॉजिटिव डायरेक्शन है, इधर से एंगल नापना है। तो ay कंपोनेंट लिखना है आप लोग को, तो मैग्नीट्यूड a का a हो गया, cos हो गया, और y एक्सिस से एंगल नाप रहे हैं तो यह एंगल हो रहा है थीटा। तो y कंपोनेंट हो गया आपका a cos थीटा। ठीक उसी तरह से वेक्टर b पे आ जाते हैं। अब b का हमको पहले x कंपोनेंट लिखना है, तो b का x कंपोनेंट लिखना है, सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ b हो गया b cos, और यह b में 5-10 कुछ भी देगा, या अभी आप लोग निरक्षीय स्थिति पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वहाँ पे ई रहेगा, ई ए और ई बी रहेगा, तो वहाँ पे मैग्नीट्यूड ई ए लिखिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैग्नीट्यूड बी हो गया, कॉस हो गया। अब एंगल बताओ कहाँ से नापिएगा,
तो bx है, यानी कि x कंपोनेंट है, x एक्सिस से एंगल नापिए। आप इधर से भी चल के आ जाइए या इधर से भी, लेकिन x एक्सिस। तो अगर x एक्सिस से हम चलना शुरू करते हैं 90 प्लस थीटा, क्या हो गया b cos 90 प्लस थीटा, और b cos 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस b साइन थीटा। क्लियर है? तो b का x कंपोनेंट क्या हो गया b cos, या तो हमेशा लिखना है कोई भी कंपोनेंट लेना है, केवल एंगल लिखने में देखिएगा कि x कंपोनेंट है तो x एक्सिस से एंगल यहाँ पे, तो x से इतना 90 हुआ और यह थीटा, तो 90 प्लस थीटा यह हो गया माइनस b साइन थीटा। उसी तरह से y कंपोनेंट अगर आपको लिखना है तो अगेन आपका मैग्नीट्यूड हो गया b cos, अब y एक्सिस आपका यहाँ पे है देखिए, और यहाँ से जाना कहाँ है b पे, तो यह 90 आए और प्लस ये आएंगे, तो अगर यह थीटा है यह क्या बचा 90 माइनस थीटा, तो 90 प्लस 90 माइनस थीटा क्या हो गया 180 माइनस थीटा। या ऐसे भी सोचते कि यहाँ से यहाँ तक पूरा 180 है, उसमें से थीटा घट गया तब भी बचता कितना 180 माइनस थीटा, तो यह हो गया b cos 180 माइनस थीटा। तो यह भी 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में पता है कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या हो गया यह माइनस b cos थीटा। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छा से आप लोग समझ लीजिए, नहीं हो तो रिवाइंड करके दोबारा से समझ लीजिए। तो मेन चीज़ यह कंपोनेंट आपको लिखना जरूरी है, तभी समझ में आएगा। तो अब वेक्टर ए को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एक्स आई प्लस ए वाई जे, एक्स के जगह पे माइनस ए साइन थीटा आई और ए वाई के जगह पे प्लस ए कॉस थीटा जे। उसी तरह से वेक्टर बी को लिख सकते हैं बी एक्स का मान है माइनस बी साइन थीटा आई और बी वाई है आपका माइनस बी कॉस थीटा जी। देख लीजिए यहाँ पे माइनस बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई और माइनस बी कॉस थीटा वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर जी। अब यदि आपको वेक्टर ए प्लस बी निकालना है, जोड़ना है, तो कंपोनेंट लेने का फायदा ही यही होता है कि हम लोग आसानी से इसको x वाला को आई के साथ, j वाला को j के साथ जोड़ सकते हैं। तो अगर e और b का मान बराबर होता, मान लीजिए a बराबर भी मैग्नीट्यूड ऑफ a भी 5 है, मैग्नीट्यूड ऑफ b भी 5 रहता, तब क्या हो जाता है आपका देखिए, तो यह वाला आपका पॉजिटिव है और यह निगेटिव। अगर a और b बराबर होता, दोनों को जोड़ते, ये दोनों क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता, और यह आपका बचता माइनस, अगर a बराबर b है, ध्यान दीजिएगा, अगर a बराबर b है उस केस में बचता माइनस 2a साइन थीटा आई या माइनस 2b साइन थीटा आई। तो इस तरह से कंपोनेंट के फॉर्म में हम दो वेक्टर को जोड़ लेते। सेम चीज़ जब हम डेरिवेशन निकालेंगे तो आपको रहेगा E इलेक्ट्रिक फील्ड बताए थे, एक माइनस क्यू के कारण E रहेगा और इधर प्लस क्यू के कारण EB रहेगा, और EA और EB का मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा, केवल दोनों को हमको जोड़ना रहेगा। तो यह सारी चीज़ आज की क्लास में हम आपको कर दिए हैं। अगर यह समझ लिए हैं, एक दो बार देख लीजिएगा, तो अगला वीडियो में हम आपका किसी विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाले, यह क्वेश्चन अच्छा से करवा देंगे। और बिल्कुल मत घबराइएगा, सबको समझ में भी आएगा। आज का लेक्चर इतना ही रहने देते हैं, कल आप लोग का वह क्वेश्चन कर देंगे। और
जितना ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से आप लोग जुड़ने का कोशिश कीजिए। हम पूरा मेहनत आप लोग के साथ कर रहे हैं और वह मन से चिंता निकाल दीजिए नेक्स्ट चैप्टर का। इलेक्टिव स्टैट ही ऐसा चैप्टर है जो सारा चैप्टर का नींव रख देगा, सारा चैप्टर का रास्ता खोलेगा। और सेम क्वेश्चन या आपका मैग्नेट के लिए भी काम कर रहा है वहाँ पे भी, तो बिल्कुल वहाँ पे आपका काम ईजी। यहाँ पे पढ़े रहिएगा, आपका वह चैप्टर आसानी से हो जाएगा। तो यह लेक्चर इतना ही रहने देते हैं।